हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिठुन स्टडी सेंटर में। मेरा नाम है मिठुन रॉय। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एनुअल एग्जामिनेशन 2023 की, यानी 2023 में जो बच्चे क्लास 10 का एग्जाम देंगे उनके लिए तो सब्जेक्ट ये हमारा आज का जो है ना एसएसटी यानी सोशल साइंस है। और आप समझो तो यह बैरल पेपर ही एक प्रकार से, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी लेता हूँ यह क्वेश्चन एकदम निश्चित रूप से रहेगा बोर्ड में। ठीक है, तो आप लोग यदि आ गए हो वीडियो में तो पूरी देखकर ही जाना। थोड़ा सा लंबा क्लास होगा, थोड़ा सा होगा 10 से 20 मिनट का क्लास होगा, लेकिन काफ़ी नॉलेज मिलेगा आप लोगों को। और यह क्वेश्चन देखने के बाद आपको डेफिनेटली मैं बोलता हूँ यह क्वेश्चन आप लोग लिख लेना, कहीं भी छाप देना या माइंड में याद कर लेना। यह क्वेश्चन निश्चित है कि आपको बोर्ड में एकदम छपा जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जारवेलिन एक संस्था है, कैसी संस्था है? तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है यह व्यापारियों की संस्था है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, पहला सवाल को आप लोग नोट कर लेना और स्क्रीनशॉट हो सके तो मार लेना। ठीक है, आप चलिए 2 नंबर सवाल को देखते हैं। सवाल है, यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? तो याद रखना, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है, हमेशा आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, आप चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है, कॉमरेड का प्रकाशन किसने किया था? कॉमरेड का प्रकाशन किसने किया था? तो आपको हमेशा याद रखना है मोहम्मद अली जी ने किया था, यानी बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 4 नंबर सवाल है, औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो आपको याद रखना है हमेशा यह इंग्लैंड में हुआ था, यानी हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल है, अंकोर वाट का मंदिर किस देश में अवस्थित है? अंकोर वाट का मंदिर किस देश में अवस्थित है? तो आपको माइंड में बैठा के रखना है हमेशा, यह कंबोडिया में अवस्थित है अंकोर वाट का मंदिर। एकदम डेफिनेटली यह सभी सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मैंने क्वेश्चन मिलाया है करीब 2011 से लेके, ठीक है, 2011 से लेके 2022 के बीच में जितना भी क्वेश्चन था मैंने मिलाया है। और यह क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। आई मीन यह क्वेश्चन समझो एक प्रकार से तो आपको ऊपर में मिला था बायडर पेपर, यानी बायडर पेपर ही समझो है, यानी मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखना हमेशा। तो हमारा 5 नंबर का कंबोडिया आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों से एक ही गुजारिश करेंगे कि जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को एक शेयर कर दें, ताकि आपका फ्रेंड जो है वह भी पढ़ ले और इस क्वेश्चन को देखने के बाद वह भी बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स उठा पाए, यानी 95 मार्क्स ले आए। ठीक है, तो आप लोग जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, आप लोग एक एक शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको एग्जाम तक तैयारी जो है ना इसी प्रकार से कराई जाएगी। तो चलिए अगला सवाल है, पूना समझौता कब हुआ था? पूना समझौता कब हुआ था? तो आपको याद रखना है हमेशा 26 दिसंबर 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 26 दिसंबर 1932 में, यानी डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। आप चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल देखना। सवाल कहता है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, भारत में वित्तीय वर्ष कितना दिन तक का हुआ था और कहा जाता है? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो आपको याद रखना है हमेशा माइंड में बैठा के, यह होगा हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में। 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में वित्तीय वर्ष कहा जाता है भारत के लिए। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को ये और बढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट मारते जाना इन सभी क्वेश्चन को, या नोट कर लेना एक कॉपी में। ठीक है, आप चलिए, गिरमिटिया मजदूर किन्हें कहा जाता है? गिरमिटिया मजदूर किन्हें कहा जाता है? तो आपको हमेशा याद रखना है यह अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता है। अनुबंधित मजदूरों को, यानी अलग अलग राज्य से जो काम करने के लिए जाते हैं दिल्ली में, यूपी बिहार के लोग, उन्हीं को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। तो आपको याद रखना है अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन देखना आप लोग, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? विश्व में मुद्रण का अर्थ होता है रुपया, आपको याद रखना है रुपया होता है। तो रुपया का शुरुआत, सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो आपको याद रखना है हमेशा यह कहाँ हुआ था, माइंड में आप लोग बैठा के रखना हमेशा, चाइना में हुआ था। ठीक है, और कागज का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ये भी चाइना में हुआ था। तो आपको ये भी याद रखना है, ये दोनों क्वेश्चन पूछता है। आप चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर सवाल है, छापा खाना यानी प्रिंटिंग प्रेस हम छापा खाना को कहते हैं। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? यानी छापा खाना का आविष्कार किसने किया था? तो आपको याद रखना है हमेशा यह गुटेनबर्ग ने किया था। किसने किया था? गुटेनबर्ग ने, यानी बी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। आप चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है ना वो आपको याद रखना है हमेशा हमारा कोयला नहीं होगा, पेट्रोलियम नहीं होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग देखना आंसर बताना। चलिए इसका आंसर दिया हुआ है विद्युत नहीं होगा। ठीक है, विद्युत भी नहीं होगा, यानी आंसर दिया ही है, तो इनमें सभी हो जाएगा हमारा। ठीक है, इनमें सभी देखिए बताते हैं, आप लोग समझना इस क्वेश्चन को, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपको याद रखना है कोयला होता है, पेट्रोलियम यानी आग जिससे हम लगा सकते हैं उसको हम लोग कह सकते हैं ऊर्जा का मुख्य स्रोत, यानी विद्युत है, विद्युत भी हमारा ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, यानी इनमें सभी हमारा हो जाएगा। या तीनों में
में से एक कोई ऑप्शन दे तो उसमें आपको टिक मारना है, ठीक है, या ये तीनों दे दे तो आपको इनमें से भी मार देना है। कोई डाउट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह एग्जाम यह क्वेश्चन वायरल रहेगा हमारा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा करके इधर कर लेते हैं। आप देखिए सवाल है हमारा 12 नंबर, बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था बिहार राज्य की जो कृषि जनसंख्या है ना, कृषि जितनी भी है बिहार में, जितने भी है मतलब 100% बिहार में लोग हैं, और ये सभी क्या करते हैं, इनमें 80%, 80 नहीं, करीब 50% जो है ना लोग, वो सभी क्या करते हैं, 50% नहीं भाई, 80% जो किसान है, मजदूर है, वो सभी कृषि करते हैं। इसी वजह से हम लोग के बिहार को पिछड़ा राज्य भी कहते हैं। तो ये भी याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम में, बिहार को कौन सा राज्य कहा जाता है, या आपको पूछ सकता है इनमें से कौन बीमारू राज्य है या पिछड़ा राज्य है, तो आपको ऑप्शन में दे देगा बिहार। तो आपको याद रखना हमेशा बिहार। तो हमारा क्वेश्चन है बिहार राज्य में कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है ना कृषि में लगी, यानी खेती बाड़ी में लगी हुई है, तो 80% लगी हुई है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल है। सवाल कहता है विनिमय का सर्वोत्तम माध्य क्या है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्य क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना हमेशा विनिमय का सर्वोत्तम माध्य हमारा मुद्रा हो जाता है, ठीक है। विनिमय का अर्थ होता है खरीदना, लेन देन करना, ठीक है। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल है। सवाल है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है यह 1992 ईस्वी में हुआ था, यानी सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 15 नंबर सवाल है। कौन सा वन आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक उपयोगी है, यानी कौन सा वन है जो आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा उपयोग आता है, उपयोग किया जाता है। तो आपको हमेशा माइंड में बिठा कर रखना है, क्या है, सदाबहार, सदाबहार वन, यानी डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेगा। अरे सभी क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट, आप लोग मिला लेना। आपका बीबीडी क्वेश्चन बैंक हो, बीबीडी हो या मॉडल पेपर जो आया होगा उसमें आप लोग मिलाना। उसके बाद आप लोग कमेंट करना कि यह क्वेश्चन नहीं आए। एकदम डेफिनेटली यह सब सवाल लगातार पूछा गया है सर, तो पूछेगा ही, तो आपको याद रखना हमेशा, ठीक है। आपका इसी से मैं कहता हूँ ना 40 क्वेश्चन है, 40 में से डेफिनेटली आपको करीब 30 नंबर का सवाल जो है ना इसी वीडियो से मिलेगा। आपको विश्वास नहीं है तो आप लोग मिला लो। आपका जो बुक है, आप जिस बुक से भी पढ़ रहे हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर रहे हो, उससे आप लोग मिला लेना। आप क्या करना, 2011 से लेकर 2022 के बीच में मिलाना, कितना जो क्वेश्चन है ना ये मिल रहा है या नहीं, एकदम डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं, आप लोग आंसर भी देना। देखिए भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, यानी भारत का पड़ोसी देश है तो उनमें से सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय, यानी सबसे इनकम वाला कौन सा देश है भारत का पड़ोसी देश। तो आपको याद रखना है हमेशा वह श्रीलंका है। क्या होगा, श्रीलंका है हमारा, यानी सी करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है द्वितीयक ऊर्जा का उदाहरण क्या है। द्वितीयक ऊर्जा का उदाहरण क्या होगा, चलिए ऑप्शन शो हो रहा है आप लोगों का। द्वितीयक ऊर्जा का उदाहरण क्या हो जाएगा हमारा, तो डेफिनेटली आपको याद रखना है कोयला हो जाएगा। कोयला हमारा द्वितीयक ऊर्जा का उदाहरण हो जाएगा, तो आपको याद रखना हमेशा। अब चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है भोपाल गैस ट्राजेडी कब हुआ था। ट्राजेडी, ठीक है, भोपाल गैस ट्राजेडी कब हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, इसको आप लोग माइंड में बैठा लो। अभी मैं कहूँगा आप लोग इसको नोट कर लो, कहीं यह सवाल पूछेगा। देखिए भोपाल गैस ट्राजेडी कब हुआ था, तो आपको याद रखना हमेशा माइंड में बैठा के, यह 3 दिसंबर से 1948 को हुआ था। 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को। याद हुआ, आप लोग याद ही कर लो, यह क्वेश्चन निश्चित है डेफिनेटली पूछेगा, तो आप लोग याद कर लो, ठीक है। आप चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल क्या बोलता है, तो सुनना आप लोग। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर पृथ्वी की सतह पर केंद्र का क्या नाम है। तो आप लोग याद रखना, क्वेश्चन सुनना फिर से। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर जो पृथ्वी की सतह है उस केंद्र को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो आपको माइंड में हमेशा बैठा के रखना है। क्या होगा, तो भूकंप केंद्र हमारा हो जाएगा, यानी हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 20 नंबर सवाल करता है किस देश को बाढ़ का देश कहा जाता है, यानी कौन सा देश है पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में वो उस देश को हम लोग बाढ़ का देश कहते हैं। वहाँ बार बार बाढ़ आता है, यानी हर साल महीना में भी आता रहता है बाढ़। तो माइंड में बैठा के रखना, बांग्लादेश जो है ना यह बाढ़ का देश भी कहलाता है। तो आपको याद रखना हमेशा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा होगा। आप चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 सवाल है कांवड़ झील किस जिला में। कांवड़ झील किस जिला में है, तो याद रखना है आप लोग बाबू, यह बेगूसराय में है, और मेरा घर भी जो है ना बेगूसराय जिला में ही पड़ता है, बिहार के बेगूसराय जिला में। तो आप लोग याद रखना, यदि आपको याद ना हो ना तो आप लोग ये याद रखना कि सर का जो है ना घर बेगूसराय जिला में, तो वहीं पर कांवड़ झील है। तो आप लोग ये याद रखना हमेशा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं।
22 हमारा सवाल है, निम्नलिखित में किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती होती है? यानी कौन सा ऐसा राज्य है हमारे भारत में वहाँ पर सीढ़ीदार खेती होती है, यानी सीढ़ी के जैसा बनाया जाता है और उसमें खेती किया जाता है। सीढ़ी आप देखे हो ना, छत पे चढ़ने वाला, वैसा बनाया जाता है। तो आपको याद रखना है क्या, तो हमेशा माइंड में बैठा के रखना है आप लोगों को, यह उत्तराखंड में होता है, क्योंकि उत्तराखंड में पहाड़ है, पहाड़ पर खेती किया जाता है सीढ़ी के जैसा बना के। ठीक है, तो आप लोग याद रखना। अब चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। 23 सवाल है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया था? ठीक है, तो ये हमारा सवाल है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो माइंड में हमेशा बैठा के रखना, तारापुर में किया गया था, यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, आप चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नांगल यह परियोजना है और यह किस नदी पर अवस्थित है? तो आपको हमेशा माइंड में बैठा के रखना है, शतरंज पर अवस्थित है, शतरंज नदी पर, यानी ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली सवाल है 25 सवाल कहता है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत बिहार में वन का फैलाव है? तो आपको याद रखना है हमेशा 7%, यानी 60% हमारा हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और यह सवाल डेफिनेटली पूछेगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, आप सभी क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, हो सके तो मैं कहूँगा अभी ही याद कर लो, क्योंकि एग्जाम टाइम में आप लोगों को ज़्यादा प्रेशर होगा, तो आप लोगों को याद करने में नहीं हो सकता, तो अभी ही याद कर लो आप लोग। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? इनमें से कौन सा मानव जनित आपदा होगा? हमारा मानव जनित आपदा आप लोग देखिए मानव जनित आपदा जो है ना, सांप्रदायिक दंगे भी होता है, आतंकवाद भी होता है, महामारी भी, यह सभी मानव द्वारा ही किया जाता है, यानी इनमें हमारा सभी हो जाएगा, यानी डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 सवाल है, शिक्षा को भारतीय संविधान के किस सूची में रखा गया? इन्हें शिक्षा हम लोग पढ़ते हैं जो, या पढ़ाई, शिक्षा को भारत के जो संविधान है उसके किस सूची में रखा गया है? तो आपको याद रखना हमेशा, यह राज्य सूची में रखा गया है। क्यों रखा गया? तो आप लोग याद रखना, पूछता है 2 नंबर सवाल में भी कि शिक्षा को राज्य सूची में क्यों रखा गया? तो क्यों रखा जाएगा? क्योंकि हर राज्य का अपना अपना शिक्षा होता है, तो इसी कारण से शिक्षा को हर राज्य की सूची में रखा गया है। तो आपको ये भी याद रखना है, यानी हमारा यहाँ का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर, और 2 नंबर का सवाल भी आपको यहाँ पर बन गया। ठीक है, तो अब ये भी याद रखना। अब चलिए सवाल देखिए, 28 सवाल कहता है, बिहार में पंचायतों राज संस्थाओं में महिलाओं की प्रतिशत कितनी है? क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन नीचे है और भी मैं पढ़ूंगा, बट यहाँ बोल देता हूँ पूरा क्वेश्चन। बिहार में, ठीक है, बिहार में पंचायतों राज संस्थाओं में महिलाओं की कितनी प्रतिशत भागीदारी है? कितनी प्रतिशत सीटें जो महिलाओं की है ना, वह दिया गया है। तो आपको याद रखना हमेशा, या करीब दिया गया ना, कितना परसेंटेज दिया गया है, तो आप लोग याद रखना माइंड में हमेशा बैठा के, 28 का या 50% महिलाओं का आरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग याद रखना। अब चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल है, भारत में पंचायती राज संस्था की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? पंचायती राज संस्था की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो माइंड में हमेशा बैठा के रखना, यह राजस्थान से शुरू किया गया था। कब किया गया था? तो 2005 में शुरू किया गया था। तो आप लोग ये भी याद रखना। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। 30 सवाल है। सवाल कहता है, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो आपको याद रखना, दलीय व्यवस्था जो हमारी हो जाएगी 30 का, वो होगा बहुदलीय। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? दलीय व्यवस्था यानी दलीय व्यवस्था का अर्थ होता है बहुदलीय। तो आप लोग याद रखना, सवाल पूछता है, ये सभी सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ इसीलिए। आप देखिए सवाल है, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो हमने देखा था बिहार में, तो बिहार में देखा था ना भाई, अरे चलो नहीं, भारत में ही देखा था, मैंने देखा था। चलो क्वेश्चन पीछे भी हुआ था, डेफिनेटली यह सवाल आपको याद होगा। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो मैंने क्या बोला था, आपको याद होगा तो कमेंट करना फास्ट में, 31 का। चलिए बहुत अच्छा आप लोगों ने कमेंट किया, श्रीलंका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला सवाल। भाई ये सवाल तो मैं कहूँगा एकदम डेफिनेटली पूछेगा, तो पूछेगा, चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया था? किस उद्देश्य से चिपको आंदोलन चलाया गया था? तो आपको याद रखना है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, यानी पेड़ों को बचाने के लिए। ठीक है, तो आप लोग याद रखना। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है 33। सवाल कहता है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए प्रमाणिक संस्था कौन सी है? यानी राष्ट्रीय आय की गणना, यानी रुपये की गणना जो होती है भारत में, वह किस संस्था में की गई है? कौन सी संस्था करती है? तो आप लोगों को 33 का हमेशा याद रखना है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन
संगठन द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। तो आप लोग हमेशा याद रखना। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। आप देखना 34 सवाल क्या बोलता है। 34 यानी 34 नंबर सवाल है, आधुनिक युग के में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? यानी अभी के युग में जो है ना प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ किस देश में चल रहा है? तो आप लोग याद रखना हमेशा यह चलता है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में यह सवाल भी पूछता है, तो आप लोग याद रखना स्विट्जरलैंड में। ठीक है, आप चलिए अगली सवाल को देखते हैं। 35 से पहले हमारे देश का कौन सा शहर सूचना जो है ना सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र बन गया है? यानी हमारे भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जो सूचना का प्रौद्योगिक केंद्र बन गया? यानी वहाँ से ही सूचना पूरे इंडिया में लाया जाता है। पेपर में छपाई होता है, न्यूज़पेपर में डाला जाता है, साथ में टीवी पर आता है, ठीक है, हर रेडियो में आता है। तो कहाँ किस राज्य में होता है? तो आप लोग हमेशा माइंड में बैठा के रखना, यह बेंगलुरु में होता है, बेंगलुरु में। ठीक है, तो आप लोग याद रखना। अब चलिए अगला सवाल है। देखिए सवाल कहता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापारिक होते हैं, बड़े बड़े व्यापारिक जो अंतर्राष्ट्रीय यानी अपने राज्य से मतलब हो गया क्या, भारत से अलग होके जो करते हैं बिजनेस, तो वह सभी किस संस्था के अंतर्गत आते हैं? तो आप लोग हमेशा याद रखना, ये आता है हमारा विश्व बैंक में। ठीक है, विश्व बैंक, क्योंकि देखो जब हम लोग चल जाएंगे बाहर यानी इंडिया से बाहर तो वर्ल्ड में आ जाएंगे ना, यानी विश्व में आ जाएंगे, तो विश्व बैंक के अंतर्गत यह सभी आते हैं। तो आप लोग याद रखना। ठीक है, विश्व बैंक नहीं होगा भाई, बहुत अच्छा आप लोग कमेंट किए। चलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 36 है ना सवाल हमारा। देखिए विश्व बैंक नहीं होगा, ये हमारा दिया ना IMF नहीं होगा, UNO नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। कौन सा होगा तो वो मैं बताता हूँ। ये होगा RBC। क्या होगा? RBC बैंक। ठीक है, RBC हमारा होगा। ठीक है, यानी हमारा RBC बैंक होगा। तो इसका आप लोग फुल फॉर्म बताना। ठीक है, RBC बैंक का क्या होगा आप लोग कमेंट करना फास्ट। ठीक है, RBC बैंक का फुल फॉर्म बताना, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। यानी हमारा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग हमेशा याद रखना यूनियन। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा सेंट्रल बैंक, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक कमेंट करना आप लोग। ठीक है, मुझे याद नहीं, आप लोग कमेंट करना फास्ट में, या किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, आप चलिए सवाल देखिए। 37 सवाल कहता है, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? मानव की सुरक्षा का अधिनियम जो है ना, मानव की सुरक्षा का अधिकार कब पारित किया गया था भारत में? 37 का। तो आप लोग याद रखना हमेशा, यह 1993 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1993 ईस्वी में, यानी हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 38 का 38 सवाल कहता है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना है? यानी कि जैसे मान लो सरकारी सेवा में आपसे कोई गलत काम किया जा रहा है, आपसे रुपया वसूल रहा है, कहता है कि हम इस काम को करेंगे तो कुछ रुपया लेंगे, तो उसके लिए शिकायत करने के लिए कितना रुपया, यदि आपको जिला भोक्ता को जिला अधिकारी जो है उनको यदि शिकायत करना है इसके संबंध में, तो कितना रुपया लगता है? तो इसके लिए जो रुपया है ना, आपको याद रखना है, एक भी रुपया नहीं लगता है, फ्री में हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग हमेशा याद रखना। आप चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सुनामी किस स्थान पर आता है भाई? सुनामी किस स्थान पे आता है? तो याद रखना है डेफिनेटली यह हमारा आएगा समुद्र में। क्या आएगा? समुद्र में। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल को देखेंगे, उससे पहले आप लोग क्या करना, देखिए मैंने 37 नंबर का फुल फॉर्म नहीं बताया था वहाँ पे, तो मैं बता दे रहा हूँ। RBC का होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापारिक संगठन होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी जो होते हैं, वो सभी किस संस्था के अंतर्गत आते हैं? आप लोग याद रखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं। यानी RBC का फुल फॉर्म क्या होगा? RBC का फुल फॉर्म हमारा हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कर देना वैसे। ठीक है, और मैंने बता भी दिया। आप चलिए ये सवाल देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपको याद रखना है डेफिनेटली, यह सवाल पूछेगा आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में, तो आपको याद रखना है हमेशा, यह 1935 ईस्वी में की गई थी स्थापना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 ईस्वी में की गई थी। तो बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा याद कर लेना। 40 क्वेश्चन मैंने बताया, 40 में डेफिनेटली 30 पूछे, 30 नहीं भी पूछे ना तो 25 सवाल डेफिनेटली पूछेगा इसी वीडियो से, क्योंकि यह क्वेश्चन मैंने मिलाया, मैंने बताया 20 यानी 2011 से लेके 2022 तक में जो BBD हो गया, ये हो गया NCERT बुक हो गया, साथ में हमारा मॉडल पेपर सभी से मैंने मिलाया, तो यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया, तो मैंने बताया। तो आप लोग क्या करना, देखिए आप लोगों का
का एग्जाम भी नज़दीक आ रहा है, तो आप लोग चैनल पे आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को एकदम प्रोवाइड किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वायरल पेपर की बात करता हूँ तो वो सब भी आपको देखने को मिलेगा इसी चैनल पे एग्जाम के टाइम में, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि हमारे ग्रुप को ज्वाइन अभी तक नहीं किए तो नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ आपको मेरा व्हाट्सएप का नंबर मिलेगा, उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट करना, आप लोगों को ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। तो चलिए बाय बाय, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग वीडियो जाते जाते वीडियो को लाइक करके चल जाना और एक सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलिए बाय बाय आप तमाम साथियों को।